आप चाहे किसी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ये वीडियो क्यों ना देख रहे हो, मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि ये तकनीक भी एक ना एक दिन लावारिस हो जाएगी। हमेशा से ही ऐसा होता आया है और आज आप देखेंगे कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजीज जिन्हें इतिहास में ही छोड़ दिया गया। स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, ये सब कुछ मिलाकर 13 घंटे की मेहनत एक वीडियो को बनाने में लगती है, सिर्फ आपका एक लाइक पाने के लिए। तो यार आप अपना ये काम जरूर से कर दें। सबसे पहले बात करूंगा कैलिनिन K7 जहाज की, जिसे सोवियत द्वारा जहाजों का भविष्य बताया गया था, लेकिन बेचारा ये जहाज अपना बचपन भी नहीं देख पाया। इस जहाज को खास तौर पर बमबारी करने के लिए बनाया गया था, साथ ही इसमें लोग बैठकर इधर से उधर जा भी सकते थे। लेकिन जहां आज पैसेंजर्स जहाज के फ्यूसोलॉज में बैठते हैं, वहीं इस जहाज के पंखों में यात्रियों को बैठाने की कुर्सी लगाई गई थी। मतलब इस प्लेन को डिजाइन करने से पहले इसके डिजाइनर ने शायद हाई क्वालिटी का माल फूका होगा। आप ये बात भी नहीं मानेंगे कि इस जहाज के पंखों की मोटाई ही 7 फीट की थी। इसके पंखों के नीचे आधुनिक मशीन गन्स लगाई गई थी। वहीं इस प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए पूरे 8 इंजनों का इस्तेमाल किया जाना था। 1933 में इसे पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना माना गया। इस जहाज की चौड़ाई बोइंग B-52 जितनी थी और इसी वजह से ये जहाज जेट इंजन के आने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। इस जहाज में एक समय पर 120 लोग चढ़ाए जा सकते थे, जिसके अलावा बचने वाली जगह में गोला बारूद भरा जाता था। 1933 अगस्त के महीने में इस जहाज की टेस्ट ड्राइव ली गई, लेकिन जिस उम्मीद से यह बनाया गया था उस पर यह बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। उड़ते ही जहाज बहुत बुरी तरह वाइब्रेट करने लग गया और जब इसे ठीक करने के लिए जहाज को फिर से तैयार किया गया तो ये जहाज पहले से भी और ज्यादा खराब हो गया। 7 और टेस्ट ड्राइव इस जहाज की ली गई, लेकिन अंतिम फ्लाइट के दौरान ये जहाज क्रैश हो गया और वहीं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इस जहाज के प्रोटोटाइप और कुछ अवशेष आज भी सोवियत में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल से दुनिया का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। लोग सोचते हैं कि क्यों ना 2 ट्रांसपोर्ट के तरीकों को एक कर दिया जाए, तो यकीन मानिए जब ऐसा करने की कोशिश की गई है तब उन लोगों को दुनिया ने भर भर के गालियां दी हैं, क्योंकि इसमें सफल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं और दुर्घटना हो ही जाती है। लेकिन अब मैं आपको एक और डिजाइन दिखाता हूं जिसके ऊपर ये नियम शायद लागू नहीं करता। जरा इस गाड़ी को देखिए, इसका नाम एग्रो है, जिसे सन 1960 में निकोला पिच नाम की डिजाइनर द्वारा तैयार किया गया था और देखने से आपको ये कहीं नहीं दिखेगा कि ये गाड़ी पानी में भी चल सकती थी। इसके डिजाइनर द्वारा ये दावा किया गया कि उसने इसका एक छोटा प्रोटोटाइप बनाकर ट्राई किया है, लेकिन उसने जब एक असल में बड़ी गाड़ी बनाई वो गाड़ी कभी पूरी हो ही नहीं पाई। उसने ना ही इस गाड़ी में चेसिस लगाई और ना ही कभी इसके लिए इंजन डिजाइन किया गया, इसलिए ये कभी पता चल ही नहीं पाया कि ये गाड़ी पानी तो छोड़िए रोड पर भी चलने लायक थी या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने इस गाड़ी का पूरा डिजाइन क्यों नहीं बनाया, तो इसका जवाब था निकोला ने अपनी आधी अधूरी गाड़ी तैयार करके इसका डिजाइन पूरी तरह से आर्मी के लायक बनाया और इसका प्रोटोटाइप आर्मी के पास भेजा, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया की किसी भी आर्मी ने अपना इंटरेस्ट इस गाड़ी में नहीं दिखाया। इसलिए निराश होकर निकोला को गाड़ी का काम आधे में ही छोड़ना पड़ा। इस गाड़ी में 8 पहिए लगाए गए थे और ये पहिए ही इस गाड़ी को पानी में चलने पर मदद करते थे। मुझे इस गाड़ी को देखकर GTA Vice City का सीवेज चीट कोड याद आ रहा है। वैसे आपको इस गेम के कितने चीट कोड याद हैं सभी कमेंट्स में लिखकर मुझे बता दें। खैर, इस गाड़ी का प्रोटोटाइप आज भी अमेरिका में लावारिस पड़ा हुआ है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं और बात करते हैं उस समय की जब वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म होने ही वाला था। इस समय तक सारी दुनिया अपने अपने हथियार दिखा चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि नाजी लोगों ने अपने कुछ खास हथियार छुपा रखे हैं और उन्हीं में से एक था C2F4 और इसे ही सी डेविल के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटी सी पोर्टेबल सबमरीन थी जिसके अंदर एक समय पर 2 लोग बैठकर इसे चला सकते थे और इसे खास तौर पर हमला करके तुरंत भागने के लिए डिजाइन किया गया था। खास तौर पर ये सोवियत जहाजों को पानी में ही मार गिरा सकती थी। अपने समय में इस सबमरीन को बहुत आधुनिक माना गया। इसकी लंबाई 46 फीट की थी और मैक्सिमम स्पीड 9 मील प्रति घंटा की। वहीं ये समुद्र में 70 फीट तक की गहराई का दबाव भी आसानी से झेल सकती थी। इससे भी कमाल की बात यह थी कि इस सबमरीन के नीचे छोटे छोटे लोहे के टायर्स भी लगाए गए थे, जिससे ये आसानी से पानी से बाहर भी चलाई जा सकती थी। जरा सोचकर देखिए, एक सबमरीन अभी अभी आपके घर के बाहर से गुजरी है। उस समय के सबसे आधुनिक हथियार माइंस और टॉर्पीडोज इसमें लगाए गए थे। वहीं 1945 के शुरुआत में ये माना जा रहा था कि नाजी लोग इस हथियार की प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, लेकिन हाई कमान पर लगातार बनने वाले प्रेशर से ये कभी संभव नहीं हो पाया। तब नाजी लोग पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नए हथियारों की टेस्टिंग पर पैसा लगाएं। इसके 2 प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे। एक प्रोटोटाइप पहले ही युद्ध में तहस नहस कर दिया गया था, वहीं दूसरा प्रोटोटाइप कहाँ गया ये आज मैं भी नहीं जानता। शायद आपने इस तरह के जहाज को पहले कभी नहीं देखा होगा।
अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि ये था सोवियत का अटलांटा जहाज, और ये टेक्नोलॉजी इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि इसको शुरू करते ही यूएसएसआर की ब्यूरिन स्पेस शटल बुरी तरह दुनिया में पिटी थी। इसलिए अब वो एक और नया मॉडल लॉन्च करके पूरी दुनिया में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते थे। सबसे पहली बात तो ब्यूरिन को इधर से उधर लेकर जाना ही बहुत मुश्किल काम था। इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए AN-225 मर्रिया जहाज का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लैंडिंग के वक्त हुए हादसे में ये सामने आया कि इस तरीके से ब्यूरिन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अब एक नया सॉल्यूशन ढूंढा जाना था और उसी सॉल्यूशन के रूप में अटलांटा जहाज को डिजाइन किया गया। वैसे तो ये जहाज पहले MTM स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन हुआ करते थे और इन्हें ही उस समय सबसे एरोडायनामिक जहाज होने का खिताब दिया गया था। इसी जहाज को बहुत तगड़ा मॉडिफाई करके इस तरीके से बनाया गया कि वो ब्यूरिन को भी अपने ऊपर लाद कर ट्रांसपोर्ट कर सकता था। जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तो ना सिर्फ इसने ब्यूरिन को उठाकर ट्रांसपोर्ट किया बल्कि उसके छोटे बड़े पार्ट्स को भी अपनी पीठ पर लाद कर इधर से उधर पहुंचाया। इसकी बहुत सारी सफल टेस्ट ड्राइव ली गई, लेकिन जब ब्यूरिन ही फेल हो गई तो इस जहाज का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसे भी मजबूरन वैज्ञानिकों को लावारिस छोड़ना पड़ा। आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से दुनिया भर के बहुत से देश मैगलेव ट्रेन को चलाने की कोशिश करते आए हैं, और अगर आप नहीं जानते कि मैगलेव ट्रेन्स क्या होती हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी ट्रेन्स थी जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तैरती हुई आगे बढ़ती थी। इसके बहुत सारे मॉडल्स दुनिया भर के देशों में बनाए गए थे और ऐसा ही एक मॉडल आपको कोलोराडो में खड़ा हुआ आज भी दिख जाएगा। ना सिर्फ मॉडल बल्कि इसकी पटरियां भी आज वहां पर सही सलामत बिछी हुई हैं। अमेरिका में इस साधन को ये सोचकर बनाया गया था कि अपनी मैक्सिमम स्पीड पर यह साधन 300 मील प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ लेगा। उनका मानना था कि उन्होंने पटरियों और ट्रेन के बीच होने वाले फ्रिक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और यही साधन भविष्य में कोहराम मचाने वाला है। लेकिन बदकिस्मती से किसी ने इस पूरी तकनीक में गलती कर डाली। जी हाँ, जो पटरियां या फिर ट्रैक्स इसके लिए बिछाए गए थे वो अच्छे लंबे नहीं थे और इसीलिए यह साधन अपनी टॉप स्पीड पकड़ ही नहीं पाया। इसी वजह से अमेरिका के अर्बन मास ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना बंद कर दिया। उसके बाद से ये ट्रेन अमेरिका के अलग अलग म्यूजियम्स में वहां की शान बढ़ाती रही और आज ये कोलोराडो में खड़ी हुई है और वहां खड़ी इंतजार कर रही है कि इसके जैसे ही और ट्रेन्स दुनिया में आएंगी उन्हें भी इसी तरह लावारिस किया जाएगा और फिर इन सभी का एक म्यूजियम होगा जिसकी ये रानी होगी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सोवियत के समय में ऐसे ऐसे अजीब साधन दुनिया को देखने को मिले कि अगर आज उन्हें बनाने की कोशिश की जाए तो कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये साधन जिसका नाम ऑब्जेक्ट 760 था, जिसे 1960 के दशक में बनाया गया था। जितना अजीब इसका नाम था उतना ही अजीब इसका काम भी था। इसका काम मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इसी साधन ने धरती पर होने वाली टैंक्स की लड़ाइयों को एक कदम और आधुनिक कर दिया था। जी हाँ, ये साधन असल में हवा में तैरता हुआ टैंक था। इसके नीचे रबड़ के मोटे मोटे तकिए लगाए गए थे जिसमें निरंतर हवा भरती रहती थी जो इसे इधर उधर चलाने का काम करती थी। इसके शुरुआती टेस्ट बहुत सफल रहे और फ्रंट लड़ाई में इसने PT-76 जैसे टैंक्स को भी मार गिराया था। ये ना सिर्फ धरती पर बल्कि बर्फ में भी अच्छे से चल सकता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये उन इलाकों में कामयाब था जहां दुश्मनों द्वारा माइंस बिछाई जाती थी, क्योंकि ये धरती को तो टच करता ही नहीं था, इसलिए ये माइंस के ऊपर भी आसानी से गुजर जाता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये अपने साथ भारी भरकम हथियारों को उठाकर नहीं चल सकता था और जैसे ही सोवियत द्वारा इस पर टैंक्स में लगने वाले हथियार लादे गए, ये बेचारा उन हथियारों के दबाव में मर ही गया और फिर उठा ही नहीं, जिसके बाद मजबूरन सोवियत को इसे लावारिस छोड़ना पड़ा और इसके बाद BRDM जैसे टैंक्स अस्तित्व में आए। पिछली वीडियो का शाउट आउट बांटाई ऑफिशियल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।